हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, एक ब्रांड न्यू सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। ये एक ऐसा सीरीज होगा जो शायद आपने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, एंड आई थिंक यू आर गोना गेट अ ह्यूज एडवांटेज आउट ऑफ दिस। अब इसको क्या बोलते हैं? इस सीरीज को मैंने नाम दिया है दिस डे दैट ईयर। अब ये क्या बात हुई? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप जनरली अवेयर रहो। मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट एग्जाम। मैंने क्या बोला? इट इज़ अ जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट एग्जाम। नाउ इसका क्या मतलब हुआ? कुछ कुछ आपको दुनिया में हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। आमतौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक गलती कर बैठते हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जिनको टेक्निकली बोला जाना चाहिए, वो एक गलती कर बैठते हैं। व्हाट डू दे डू? दे ट्राई एंड मेमोराइज एंटायर थिंग विच आर गिवन इन करंट अफेयर्स विदाउट बीइंग जनरली अवेयर। और उसमें क्या होता है, कुछ लोग मुझे बोलते थे सर मैंने ना सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स मेमोराइज कर लिए। अरे पापा, कोई नहीं पूछने वाला, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू ऑल ऑफ दिस। हाँ, लेकिन कुछ जनरल अवेयरनेस तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई नए बने हैं तो क्या स्कोप है, कब बने थे, एंड सो ऑन एंड सो। अब इसको ऐसे मेमोराइज कराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, या फिर इसको इस तरह से जनरली अवेयर होना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो मैंने एक प्लान बनाया आप लोगों के लिए, एंड आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू अप्रिशिएट इट। द प्लान हेयर इज कि आज की तारीख, आज मैं जब ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, आज की तारीख में ये 19 दिसंबर 2022 है। लेकिन 19 दिसंबर ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा इन द पास्ट, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, एंड इट कुड बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक ऑल्सो, इट कुड बी लास्ट 10 ईयर्स ऑल्सो, इट कुड बी लास्ट ईयर ऑल्सो, जो कि शायद हमारी एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हो। एंड अगर ऐसा हुए है तो वी शुड बी नोइंग इट। तो इन अ वेरी फास्ट, इन अ वेरी क्रिस्प मैनर मैं तुम्हें हर दिन का कुछ ना कुछ रेलेवेंस बता दूंगा, विच इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। और सबसे मजेदार बात है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई नोट्स नहीं। इट इज जस्ट यू एंड मी। मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे, यू विल एंजॉय इट एंड आई एम श्योर यू विल लर्न फ्रॉम इट। सो डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग अंडर द सन, एंड लेट्स एंजॉय दिस। तो आज की तारीख 19 दिसंबर 2022। लेकिन कभी क्या कुछ इससे रिलेटेड कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है? दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू नो। तो थोड़ा सा टाइम मशीन में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। टाइम मशीन में बैठे हो तुम लोग कभी? चलो टाइम मशीन में बैठते हैं। तो 2022 से पीछे जाते पीछे जाते पीछे जाते, कहाँ जा रहे बाबा? बहुत दूर जा रहे। 1783 पहुंचते। 1783 में क्या हुआ हो सकता है? 1783, 1783, 19 दिसंबर को विलियम पिट द यंगर, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, was made the Prime Minister of England, Prime Minister of England at the age of 24. Oh, it must be ringing a bell. Yes. So, विलियम पिट का नाम सुनते तुमको कुछ याद आया होगा, और विलियम पिट का नाम याद करते ही तुमको कुछ रिलेवेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम भी याद आया होगा, और उसको बोलते हैं द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्या सॉलिड कनेक्शन है, तुमको कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें एक पॉइंट भी याद हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें विलियम पिट के बारे में कुछ मैं बता दूंगा, और इन अदर वर्ड्स पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैं बता दूंगा। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स फटाफट रिकैंट करेंगे कि क्या हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। कहानी थोड़ी और पहले जानी पड़ेगी। बताओ सर कैसे कैसे टाइम मशीन है आपके पास? और पीछे वक्त में जाएंगे? हाँ, पीछे और वक्त में जाना पड़ेगा, एंड पीछे वक्त में जाना पड़ेगा ऑल द वे फ्रॉम द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी है बड़ी ही रोमांचक है, हमारे लिए बड़ी दुखदायक है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही हुआ था। हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर हिस्ट्री वी मस्ट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। सो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की रेलेवेंस कहानी बड़ी पुरानी चालू हो रही है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की कहानी चालू हो रही है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ज़्यादातर लोगों को गलतफहमी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक कंपनी थी। इसको अपने दिमाग से हटा लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे पूरा का पूरा रॉयल चार्टर था, यानी कि इट हैड अ पॉलिटिकल विल। उस टाइम की इंग्लैंड की सरकार, ओके, उस टाइम के रॉयल्टी वॉज वेरी मच बिहाइंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्लीज़ दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम लोग जिस तरह का आमतौर पे बातें करते हैं या सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पता नहीं क्या थे इस कंपनी के पास, क्या जादू किया इसके पास पिटारा था कि इसने पूरे पूरे हमारे देश को कॉलोनाइज कर दिया। लोग भूल जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे एक पूरा पॉलिटिकल विल था। एंड दैट इज़ वाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो वो एक रॉयल चार्टर लेकर आई थी। चार्टर का मतलब होता है परमिशन, परमिशन मतलब लाइसेंस। उस टाइम पर द किंग और द क्वीन परमिशन जब देते थे तो एक परमिशन, एक रिटन परमिशन होती थी, उसको चार्टर बोला जाता था। उस चार्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी को सैंक्शन मिला था। इस बेसिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी ना सिर्फ इंडिया आ सकती थी, या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी जो भी वो कॉलोनाइज करना चाहते थे, या फिर जहां पर वो ट्रेड करना चाहते थे, कॉलोनाइज तो बात की बात है, लेकिन जहां वो ट्रेड करना चाहते थे वहां पर वो ट्रीटीज भी कर सकते थे, वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन कर सकते थे, वो वहां पर एग्रीमेंट्स भी कर सकते थे। इन अदर वर्ड्स इट वाज हार्डली अ कंपनी। ऐसी कौन सी कंपनी होती है, हमने इंडिया से कंपनी कहीं पे बना के भेजी, वो थोड़ा ना किसी के साथ जाकर स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट कर देगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। अगेन मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन मियरली अ कंपनी and a strategic or a company which had got strong political support from behind. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, उनको मजे लग गए, उनको लगा हो इतना पैसा है इधर तो। when they started coming to India, or when they came to India, they realized कि यार ये तो इतना पैसा तो हमने सपने में नहीं देखा था, और वो लोग यहाँ पर ट्रेड करने लग गए। उस टाइम तक हमारे यहाँ पर इंडिया में मुगल एम्पायर बड़ा स्ट्रॉन्ग था, जहांगीर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईस्ट इंडिया कंपनी को साफ समझ में आया था इनसे कौन निपटेगा, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। एंड वो बड़े शराफत से ट्रेड करते रहे, और ऑब्वियसली उनको शराफत से ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था। अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल कंपनी नहीं थी। स्टेप टू ये हुआ, तो ये 1600 एंड ऑनवर्ड्स की कहानी है, कुछ साल ऐसे ही चलते रहे। लेकिन थोड़ा बहुत अब तुम्हें अगर हिस्ट्री से रिलेट करो तो तुम्हें मालूम है कि धीरे 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 मुगल्स का पतन होने लग गया। इट स्टार्टेड डिटीरिएटिंग। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद कौन है पता नहीं, पूछना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वाई? बिकॉज औरंगजेब ने स्पेशली जो उसके डेक्कन का इन्वेजन है उसकी वजह से सब कुछ ही हिल गया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मुगल्स टू कम बैक टू इट्स ओल्ड ओरिजिनल माइट एंड ओरिजिनल शानो शौकत because of whatever had happened during औरंगजेब्स reign. नेक्स्ट स्टेप जो यहां पर गड़बड़ हो गया था एस, और ये बड़ा अजीब सी बात है, द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह जब इंडिया को अटैक किया तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा इवेंट आने वाली तारीख को, आने वाले इवेंट्स को हमेशा के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड 1739 व्हेन नादिर शाह का अटैक हुआ 24 फरवरी को। तब तक फिर भी मुगल्स वर प्रीटी डिसेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। नादिर शाह ने एक ऐसा ब्लो दिया जिसे बोलते हैं कि कमर तोड़ दी। ओके, इट वाज डन, द रीढ़ की हड्डी टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया, कत्ले आम ऑर्डर किया गया। कहते हैं नादिर शाह ने इतना लूटा इंडियंस को कि वो जब वापस गया तो उसने पर्शिया में, ईरान में, उसने टैक्स माफ़ी कर दी थी। कितने साल तो वहाँ पर टैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दिस वॉज अ वेरी मेजर इवेंट। और वो कहते हैं ना कि हमने देखा है ये जबर भी तारीख की नज़रों से कि खता लम्हों ने की और सदियों ने सजा पाई। वही हुआ। When Mughals lost the Nadir Shah का entire episode, that is where East India Company started rising. और East India Company saw this opportunity. This opportunity को यूटिलाइज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी में पहली बार बड़ा कॉन्फिडेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री विक्ट्री की। नाउ इस स्टोरी को कंटिन्यू करते जाओ। 1757 तक ब्रिटिशर्स और अदर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे स्टेप्स बना रहा है, लेकिन 1764 बैटल ऑफ बक्सर में दुनिया बदल गई। इस टाइम पहली बार ऐसा हुआ
दैट शाह आलम द मुगल एम्परर कंप्लीटली लॉस्ट आउट. ओके, उनका पूरा का पूरा रुतबा, पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस खत्म हो गया. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसीड किया क्या कंसीड किया गया? द दीवानी राइट्स, द सिविल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ओवर थ्री मेन एरियाज ऑफ इंडिया, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार. यार लॉटरी लग गई. सोचो, इंडिया पहले ही इतना रिच, ऊपर से इंडिया में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, ऑल दैट ऑल्सो ओवर सच अ बिग एरिया. ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बहुत रिच हो गई. नाउ यू हैव टू रिलेट वन मोर थिंग. देखो, इसको कनेक्शन सीखो. नाउ हो क्या रहा था? 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी की जिंदगी में एक मेजर चेंज था. 1764 से पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी. 1764 से भी पहले ट्रेड अच्छा खासा हो रहा था, इनके पास पैसे आ रहे थे. लेकिन यू हैव टू नाउ रिलेट टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड बैक देयर वेटिंग फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल थी, ये पीपल ऑफ इंग्लैंड न्यू इट. और ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे कमा रही थी, भयंकर रूप से कमा रही थी, फ्रॉम दीज एरियाज, इंडिया एंड ईस्ट इंडीज एंड सो ऑन सो. ये भी इंग्लैंड वालों को, लोगों को पता था. वहां पर यह बात फैलने लग गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे तो कमा रही है, लेकिन वो जो पैसे कमा रही है वो क्रूअल्टी से कमा रही है, वो इलीगल मेथड से कमा रही है, वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. इनफैक्ट बहुत सारे केसेस हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे आ रहे थे, पावर आ रही थी, बहुत 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 जबरदस्त उसके इन्फ्लुएंस बन रहे थे. लेकिन एक चीज नहीं बन रहा था, लेजिटिमेसी. क्या नहीं बन रही थी? लेजिटिमेसी. वो लेजिट नहीं लग रहे थे, वो जायज नहीं लग रहे थे. कोई मानने को नहीं तैयार था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से पैसे कमा रही है, ये एक्सेप्टेबल मेथड है. सर्टेनली नॉट. वो होता है ना, एक्सटॉर्शन जैसा पैसा लग रहा था. और ज्यादातर, और सबको मालूम तो था ही, ये इट वॉज प्रैक्टिकली एन ओपन सीक्रेट कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे ये मियरली कंपनी तो है नहीं, पॉलिटिशियंस है. तो 1764 बैटल ऑफ बक्सर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया. अब ये लोग पैसे कहां से कमा रहे थे? अब सर ये पैसे कमाएंगे थ्रू दीवानी राइट्स, थ्रू टैक्स कलेक्शन राइट्स. यानी कि अचानक क्या हो जाएगा? अचानक हो गया सब कुछ जायज, अचानक हो गया सब कुछ लेजिटिमेट. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खुश. क्या हो गया जी? अब तो हम पैसे कमाएंगे, और पहले से ज्यादा पैसे कमाएंगे, और अब हम पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा, और हम हो गए हैं लेजिटिमेट. सो बिग थिंग हैपेंड इन द लाइफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बैटल ऑफ बक्सर. इसलिए बोलते हैं, इसलिए तुम नोटिस करोगे कि ज्यादातर बैटल ऑफ प्लासी इतना फेमस नहीं हुआ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज राइज ओवर इंडिया. इट वाज बैटल ऑफ बक्सर. शाह आलम को एक पेंशनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया. वैसे भी शाह आलम की पावर खत्म ही हो गई थी, तो बोला जाता था तख्ते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी कि सिर्फ लाल किला से पालम तक की उसकी रेजीम रह गई थी. ही वॉज प्रैक्टिकली नो वेयर. दैट वॉज एंडिंग. ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वेरी वेरी पावरफुल. नाउ पैसे तो आ गए भाई लोगों के पास, हाँ, लेकिन करप्शन जबरदस्त आई. देयर वॉज प्रैक्टिकली नो चेक्स एंड नो बैलेंसेस, नो आंसरेबिलिटी. एंड दैट इज वाई इतना करप्शन होने की वजह से, इतनी करप्शन होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, जो इंडिविजुअल्स है, वो हो गए पैसे वाले, भयंकर. रॉबर्ट क्लाइव एक टाइम पे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी हो गया. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में, अपने ऑडिट रिपोर्ट्स में डाला कि जी बड़ा मेजर कर्जा हो गया. उस टाइम पे 1.4 मिलियन पाउंड्स का डेट था. उस टाइम पर तुम थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन को इसको करोगे, तो मैं तो कैलकुलेट ही नहीं करूंगा कितने जीरो आ गए. 1.4 मिलियन पाउंड्स का डेट, कर्जा हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी में. ईस्ट इंडिया कंपनी अब बिल्कुल खत्म ही हो गई. देखो कितना मेजर गड़बड़ हुआ. ऑफिसर्स हो गए बहुत सारे रिच, ब्राइब से, गिफ्ट के नाम पे, प्राइवेट ट्रेड पे, करप्शन से, सब के नाम पर इंडिविजुअल बहुत सारे पैसे वाले हो गए. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी प्रैक्टिकली डेट रिडन हो गई. ऐसे हालात में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची ब्रिटिश गवर्नमेंट के. देखो कैसे पहुंचती है, इसी तरह से पहुंचेगी, बिकॉज पॉलिटिकली तो ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी स्ट्रांग थी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला हमें बचा लो, हमारा तो बचना है, हमारा तो हालत खराब हो गई, 1.4 मिलियन पाउंड्स, हम तो बैंकरप्ट हो गए, कहानी खत्म हो जाएगी.
सो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंची तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अग्री किया कि हम तुम्हारी मदद कर लेते, हम तुम्हें देंगे 1.4 मिलियन पाउंड्स, बट दिस लोन या दिस हेल्प विल बी कंडीशनल। और वो कंडीशनल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा। कौन रेगुलेट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? मैं ये कहानी सुना रहा हूं क्योंकि आज वो दिन है, 19 दिसंबर है, जिस दिन विलियम पिट्स द यंगर, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे एट द एज ऑफ 24 वे बैक इन 1783। तो यहां तक कि भैया विलियम पिट को क्या हुआ या पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, यहां तक एक बैकग्राउंड कहानी सुना रहा हूं। इंग्लैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, और लॉ बनाने का इरादा बनाया, और उन लॉज को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट्स। उन लॉज को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट्स। अब रेगुलेटिंग क्यों? क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करना था। किसको कंट्रोल करना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे कंट्रोल करना था? कंट्रोल करना था बाय रिवाइजिंग, चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट चार्टर। तुम्हें याद होगा वो जो चार्टर जो किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड देता था, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी, उस चार्टर का टर्म्स एंड कंडीशन हर 20 साल बदले जाएगा। और वो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हाँ भाई जैसे आप करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सो कॉल्ड अपने डेट से बचा लिया, 1.4 मिलियन पाउंड का जो डेट था। नाउ अंडरस्टैंड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। अब पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड यू शुड बी नोइंग दिस। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक्चुअली ओनर्स थे उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोलते थे, जो ओनर्स थे। और वो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, उन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए थे। ऑब्वियसली ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वही करते थे जो कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बताते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर्स थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल वगैरह लोग थे। एंड देन देयर वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 नंबर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल आंसरेबल थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के। अब भैया सब कुछ तो सेम है, राइट? जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोलेंगे मालिक बोलेंगे और ये करेंगे। ऐसे ही चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में। अब मैं ये 1773 का पूरा तो कहानी सुनाऊंगा नहीं, बिकॉज हमारे आज की स्टोरी थोड़ा ना, हम पढ़ाई थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आज 19 दिसंबर से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस दिस डे दैट ईयर कर रहे हैं। तो फिर इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा? इस सिचुएशन में जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ तो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, आज के बाद तुम आंसर दोगे, तुम जवाब दोगे, यू विल बी अकाउंटेबल। लेकिन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को नहीं, यू विल बी आंसरेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आज के बाद हम पूछेंगे तुमसे हिसाब, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिकेम आंसरेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वेरी गुड। ओहो, आई होप तुम समझो भैया 1.4 मिलियन पाउंड्स लिया है तो कुछ जवाब देंगे। दूसरा पॉइंट हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको बोला गया आज के बाद तुम्हारे यहाँ का कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई भी आदमी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। ये नहीं कि वो पर्सनल लेवल पे ट्रेड करना स्टार्ट करे ना, ये मना हो गया। देयर विल बी नो प्राइवेट ट्रेड, कोई ब्राइब नहीं लिया जाएगा इंडियन से। वो नेटिव्स बोलते थे हमको कि नेटिव से कोई ब्राइब नहीं लिया जाएगा। देयर विल बी नो गिफ्ट्स। इन अदर वर्ड्स जो भी पैसा जाएगा वो कंपनी के अकाउंट से जाएगा, और जब कंपनी के अकाउंट से जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पैसे दिए हैं तो लेने भी तो है वापस। सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट, टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस शुरू हो गया और कंपनी कुछ हद तक अकाउंटेबल होगी।
एक मेन ऑफिस बनाया गया। पहले वहां पर गवर्नर्स हुआ करते थे, सो देयर वाज गवर्नर्स, राइट। तो एक गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, एक गवर्नर ऑफ मद्रास था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इस तरह से गवर्नर्स बना देती थी, उनको दोनों को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पोजीशन बनाते थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने बोला ये इतना इतना दूर दूर से काम नहीं करना, सब लोग इंडिपेंडेंटली काम करें। ये क्या है, इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग पावर को थोड़ा थोड़ा कम किया गया, और गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि फोर्ट विलियम था, जहां पर एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने अपना ज़्यादा गढ़ बनाया हुआ था, उसको ज़्यादा पावर्स देने लग गई और उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। यहां तक हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा ओए होए क्या लॉटरी बनाई हमने, क्या सॉलिड रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो लॉर्ड नॉर्थ जब जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने जब पास किया था रेगुलेटिंग एक्ट अपने पार्लियामेंट में, तो उसने बड़ा क्लियरली बोला था कि भाई मैं ना टेक ओवर नहीं कर रहा, आई एम नॉट टेकिंग ओवर द एंटायर पोजिशन ऑफ इंडिया, या पूरी गवर्नेंस को टेक ओवर नहीं कर रहा, आई एम ओनली रेगुलेटिंग, आई एम ओनली कंट्रोलिंग। उन्होंने बोला ठीक है, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रखा गया। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अगर सोचोगे समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार ऐसा होता थोड़ा ना। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1773 चल रहा है, पौने 200 साल से मेहनत ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थी, ऐसा भी नहीं था कि वो मियरली कंपनी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से डर जाएगी। पैसा पैसा, चारों तरफ पैसे दिख रहा है। और दूसरी बात, उनके मन में ये पॉइंट कि यार ये सही है, पौने 200 साल हमने मेहनत किया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार लोन क्या दे दिया, अब भैया जो ये बोलेंगे वो हम करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इन्होंने किसी तरह की ये कोऑपरेशन जो इन लोगों ने आंसरेबिलिटी और एट्सेट्रा किया था, बोला छोड़ो यार ये सब होते रहेंगे, बातों का क्या है, ओके हम लोग करते रहेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक माइटी फेलियर निकला। नंबर वन, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 खुद भी थोड़ा ढीला ढीला सा लॉ था, उसमें आधी चीजें तो समझ में नहीं आ रही थी कि गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या कर सकता है। वहां एक सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया था, 4 जजेस के एक सुप्रीम कोर्ट को भी फोर्ट विलियम पे इस्टेब्लिश किया गया था। किसी को पल्ले पड़ नहीं रहा था कि भैया किसको क्या ड्यूटी है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ऑफ काउंसिल क्या कर सकता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकता है। नोबडी न्यू एनीथिंग, एंड दैट इज वाई जब लॉ आर्बिट्ररी हो जाता है, जो लॉ हल्का फुल्का होता, पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ही वेस्ट हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नोबडी न्यू व्हाट हैज हैपेंड। एंड अगर तुम इसको एक लाइन में बोल सकते हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है बोलने को, तो बोल सकते हो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज अ माइटी फेलियर। लेकिन पैसे तो जा चुके हैं ना। हाँ, 1.4 मिलियन पाउंड्स दे चुके हो तुम। हाँ, इस स्टेज पर अब रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया है, पैसे तुम दे चुके हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बात मान नहीं रहा, करोगे क्या। आज का पर्सन 19 दिसंबर 1783 को विलियम पिट्स द यंगर, जिसे बोला जाता है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बना। 24 साल की उम्र था, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर था, डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। उसने एक लॉ पास किया, उस लॉ को बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। वही तुम्हारे कोर्स में है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा फेमस है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों फंक्शंस को हमेशा के लिए अलग करने के लिए आया। कैसे अलग करेगा, इसने पहले बोला ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव आर्म है वो कौन है, तो सबने बोला जी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोला तुम कंपनी हो, बोले यस, तो कंपनी को कंपनी की तरह बिहेव करो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आज के बाद केवल कमर्शियल फैसले के लेंगे, जो कंपनी के मद्देनजर, जो कंपनी के कॉमर्स रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, वो डिसीजन तुम लोग ले लो। ग्रेट। और बाकी डिसीजंस, जो बाकी डिसीजंस है वो हम लोग ले लेंगे। कौन ले लेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया, इट वाज लाइक अ पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे तुम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ते हो, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तुम्हारे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, पॉलिटिकली संधियां किसने करनी है, ट्रीटी किससे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, ये सारा काम करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या होगा, डिवाइड। द एंटायर गवर्नेंस इन इंडिया was split into two, very popularly called as the concept of double government. So एक डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में।
ऑल्दो 1773 हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, बट तब 4 मेंबर्स हुआ करते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के, उसको 3 कर दिया गया। एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ओवर हियर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 split the East India Company into military as well as one military, administrative, political on one side and commercial decision on the other side. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लगा ओके, या पिट्स को लगा होगा अरे बहुत सक्सेसफुल हो गए जी, हमने तो इतनी बड़ी लॉटरी कर दी, कुछ नहीं हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 फिर एक प्रॉब्लम कर गया, that it was not that clear cut in dividing what can be done, what cannot be done. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे उसने कर ली, जैसे एक वर्ड आया पोजेशन, उन्होंने बोला, पिट्स इंडिया ने बोला कि ये जितना भी एसेट्स है ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दोस आर एक्चुअली ब्रिटिश पोजेशंस, दे आर ब्रिटिश गवर्नमेंट पोजेशन। इन अदर वर्ड्स वो पहली बार बोलने लगे कि हु इज द बॉस, बॉस हम बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का रेजीम चला, ओके, या फिर जो अरेंजमेंट चला, ऑल्दो नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट ये ही चलता रहा ऑल द वे टिल द टाइम ऑफ 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी परमानेंटली अबॉलिश हो गया। सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को एक लैंडमार्क टाइम बोला जाता है विद रिलेशनशिप टू व्हाट और द चेंज इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सो पिट्स इंडिया एक्ट को आज हम लोग इतने दिनों बाद याद करें तो कुछ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स याद रख लो, जो कि एक्चुअली तुम्हें मालूम होना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी अभी मैंने बताया था, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ था तो लॉर्ड नॉर्थ ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने, तब अनाउंस किया था कि हम लोग है ना रेगुलेट करें। वर्ड बड़ा महत्व करता है और इसलिए तुम मेरे इन वीडियोस को देखते रहो, तुम्हें बड़े क्लियर कट और बड़े क्रूशल पॉइंट्स, द डेविल लाइज इन द डिटेल वाले वर्ड्स मिल जाएंगे। उसने सिंपल बोला था मैं रेगुलेट कर रहा हूँ, ओके, मैं सबॉर्डिनेट नहीं बना रहा, राइट, मैं ऐसे रेगुलेट करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, मैं सबॉर्डिनेट नहीं करूंगा, आई विल नॉट सप्रेस सबॉर्डिनेटेड। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने अपरेंटली इसी डिफेक्ट को, उनके हिसाब से तो ये डिफेक्ट ही था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को चेंज कर दिया। उसने बोला बहुत हो गया रेगुलेशन, अब हम इसको सबॉर्डिनेट बनाएंगे, कंट्रोल करेंगे, हम बॉस बनेंगे। सो पिट्स इंडिया एक्ट का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, जहां से पहली बार ये बात पता चलने लग गया कि हु इज द बॉस। एज आई सेड, यही अरेंजमेंट चलता गया all the way till the war of or the government of India Act of 1858 or the first war of independence, जैसे मर्जी आपको याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकाटा का इस टाइम पर, कैलकाटा एज अ सिटी का इस टाइम पर एक मेजर राइज का टाइम था। क्यों? क्योंकि कैलकाटा बिकॉज ऑफ, मैंने वर्ड यूज किया ब्रिटिश पोजेशन, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बन ही गए थे, तो कैलकाटा एक तरह से कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बन गई। तो यहां से राइज हुआ कैलकाटा का, जो कि ऑल द वे टिल चला जब 1911 तक, जब तक कि दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से ही हो रहा था। एज ए सेड, कुछ गलतियां भी थी, बिकॉज किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकता है। देखो आप अगर इसे प्रैक्टिकली देखो तो जब कमर्शियल डिसीजन लेने होते तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी होते, जब कमर्शियल डिसीजन लेने होते तो बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स भी होते, एंड दैट इज वाई। और इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तो एक्चुअली बहुत सारे मिलिट्री डिसीजन भी कमर्शियल डिसीजन से मिलते जुलते थे। तो इन अदर वर्ड्स ये सब चीज़ें बहुत जगह पे ओवरलैपिंग करती थी, और पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा कभी नहीं बताया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकता था। बेचारे मुसीबत आ जाती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लगता था यार ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको खुद को तो क्लियर है ही नहीं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकता था। तो जब ऐसे, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा ही होगा। एंड दैट इज वाई पिट्स इंडिया एक्ट, ऑल्दो अ बिग स्टेप अकॉर्डिंग टू पिट्स द यंगर, लेकिन इतना कुछ इफेक्टिव हुआ नहीं। लेकिन इसको एक मोमेंटस टाइम बोला जाता है, सिंस फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बहुत हो गया भैया, हम कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स। और एक छोटे से टाइम पीरियड में तुमको पिट्स द यंगर की कहानी का कुछ कुछ अनुमान हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आ जाएगा, और तुम्हें जनरली डेविल लाइज इन द डिटेल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डोंट मिस सच अपॉर्चुनिटीज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। मैं कोशिश करूंगा मैं रोज एक ऐसा वीडियो लाऊं, इसमें पॉलिटी होगा, गवर्नेंस होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होगा, हिस्ट्री होगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई इवेंट होगा,
और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर 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 वॉच करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए वेदर यू वांट सम पर्टिकुलर टॉपिक, हाउ डू यू लाइक दिस, डू यू वांट चेंज इन कॉन्सेप्ट्स। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ टू बिकम अ फार मोर एम्पावर्ड, far more informed citizen of India. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.